हर वर्ष बिहार के हजारों गांव से लाखों बच्चे 10वीं पास करके शहर की इस भीड़ में अपनी मेहनत और अपने पुरुषार्थ के बल पर अपनी किस्मत लिखने आते हैं। प्रणाम, मैं हूं अमित और मैं आज आपका स्वागत करता हूं अपनी बात की श्रृंखला में, जहां हम झांकेंगे एक एस्पिरेंट की जिंदगी में जो अपने गांव, अपने कस्बे, अपने परिवार को छोड़ करके शहर की इस भीड़ में अपने मेहनत के बल पर अपनी किस्मत लिखने आया है। तो आइए चलते हैं। प्रणाम, मैं हूं अमित और आज आप हमारे साथ हैं अपनी बात की श्रृंखला में, जहां हम आपके संघर्ष की कहानी को सुनना चाहते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। प्रणाम भाई, मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। मैं बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। आइए देखते हैं कि एस्पिरेंट का कमरा कैसा दिखता है। अक्सर आप कई सारे बड़े बड़े घरों को देखा होगा आपने। एक एस्पिरेंट का जो कमरा होता है वो कैसा होता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ दीवार से शुरू करते हैं। यहाँ दीवार पर स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के आदर्श माने जाते हैं, और उनके साथ अच्छे अच्छे लोगों का शब्दवाक्य यहाँ पे लगा हुआ है जो हमारे मनोबल को हमेशा ऊंचा उठाने का काम करता है। यहाँ पे हमें मेज पर कई सारे पुस्तकें और कई सारे नोट्स दिख रहे हैं, और जो एक एस्पिरेंट अपनी ज़िंदगी में अपने डेली के रूटीन में उनको शामिल करता है। और यहाँ दीवार पर मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, ये बिहार का मानचित्र, भारत का मानचित्र और पूरे विश्व का मानचित्र यहाँ पे है। युवाओं के रोल मॉडल, युवाओं के आदर्श हमारे स्वामी विवेकानंद। कुछ सदवाक्य हैं जो हमारे मनोबल को हमेशा ऊंचा उठाते हैं। ये बिहार का नक्शा हुआ। तो ऐसे कई सारी चीज़ें एक एस्पिरेंट की रूम की शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ पे मुझे फिर से दिख रहा है, यहाँ रैक में जो एक एस्पिरेंट के लिए सबसे प्यारा होता है, सिर्फ किताबें ही किताबें हैं। और एक एस्पिरेंट के लिए, एक विद्यार्थी के लिए इससे प्यारी चीज़ और कोई नहीं हो सकती जो हमें आज यहाँ पर दिख रही है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग भी किसी चीज़ की तैयारी करेंगे, तो आपका रूम, आपका जो कमरा है ये भी कुछ हद तक ऐसा ही दिखेगा। आइए हम बात करते हैं भाई जितेंद्र जी से। तो मैं आपसे आपकी कहानी जानना चाहता हूँ, आपके दिनचर्या के बारे में जानना चाहता हूँ। तो आइए बैठकर हम लोग बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, फिर से प्रणाम जितेंद्र भाई। और आज हम अपने दर्शकों को एक एस्पिरेंट की ज़िंदगी के बारे में बताने आए हैं। तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, और आप अभी क्या कर रहे हैं, किन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। प्रणाम आपको भी। मैं अभी सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पर देखा जाए तो मैं अभी, मेरा फोकस बीपीएससी पर ही पूरी तरह से है। और एक बार फिर से आप अपना अगर परिचय दे सकें तो काफ़ी अच्छा होगा। आप अपने घर के बारे में, आप कहाँ से आए हैं और आप कब आए वहाँ से, इसके बारे में थोड़ा हम दर्शकों को बताएं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। मैं बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं 2016 में इंटरमीडिएट करने के बाद पटना आया, और उस टाइम से लेकर अभी तक वर्तमान में मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो इंटरमीडिएट के बाद ही आप अपने गांव से पटना शहर में आ गए थे अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांव में उतनी सुविधाएं हमें नहीं मिल पाती हैं, उच्च शिक्षा के लिए हम उतना फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं होती, उतनी सुविधाएं वहाँ पर नहीं होती, जिसके कारण कई सारे विद्यार्थियों को भारत के विभिन्न भागों में गांव से निकल करके शहर आना पड़ता है, और आप भी उनमें से एक हैं। तो जब आप गांव के माहौल से शहर में आए तो काफ़ी कुछ नया माहौल यहाँ पे आपको मिला होगा। तो उन चुनौतियों का सामना आपने कैसे किया, और उसके साथ तालमेल बिठाने में कितना आपको वक्त लगा? जैसे बहुत सारे हमारे युवा भाई गांव से शहर आते हैं, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी होगी। इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि कोई व्यक्ति एक माहौल से निकलकर दूसरे माहौल में जाता है तो उसे परेशानी का सामना करना ही पड़ता है जी। ये थोड़ा भी मात्रा में हो सकता है, अधिक भी मात्रा में हो सकता है, और उन सब में से मैं भी था, क्योंकि मुझे भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा था। और बेसिकली परेशानी ये था कि खाने पीने की परेशानी थी कि मुझे खाना बनाने नहीं आता था कि कैसे खाना पीना की व्यवस्था किया जाए। दूसरी बात था कि पढ़ाई को लेकर कि क्या किया जाए नहीं किया जाए, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद बहुत सारे बच्चे का एम होता है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद
मेरा भी एक सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं, जी। लेकिन वो इंजीनियरिंग बेसिकली जो चाहा थी वो नहीं होने के बाद मैंने ये सोचा कि नहीं, अब कुछ अलग करना चाहिए। और उसी दौरान मैंने सिविल सेवा एक मार्ग के रूप में, अपने लक्ष्य के रूप में चुना। तो अधिकांश बच्चों की तरह गांव से इंजीनियर बनने का सपना लेकर के आप पटना शहर में आए और आपने तैयारी की, पूरे मन से पूरे दिल से तैयारी की, लेकिन आप उसमें सफलता नहीं मिल पाई, मनचाही सफलता नहीं मिल पाई, तो आपने फिर सिविल सर्विसेज की ओर आपने रुख मोड़ा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बिहार में ऐसे भी धारणा है कि आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने तो फिर सिविल सेवा ही आपका जी जी, एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बहुत जो कि अच्छा विकल्प, बहुत अच्छा विकल्प। जी तो सिविल सर्विसेज में जब आप आए तो सिविल सर्विसेज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ी अपने आप में इसकी सिलेबस होती है, तो इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। सिविल सेवा में और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ जितेंद्र भैया हैं, जिन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा में बीपीएससी की पीटी की परीक्षा को कई बार क्वालिफाई किया है और मेंस की परीक्षाओं को लिखने का मौका भैया को मिला है, तो हम उस अनुभव को भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस होता है, एक पैटर्न होता है, उसके बारे में आप बताएं। सिविल सेवा का अगर पैटर्न के रूप में बात की जाए तो इसमें मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला चरण प्रीलिम्स होती है, दूसरा चरण मुख्य परीक्षा होता है, और तीसरा चरण इंटरव्यू के रूप में होता है। तीनों चरण में हमें हर स्तर पे क्वालिफाई करना होता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतिम रूप से कोई भी विद्यार्थी चयन हो पाता है। तो जब आप इसमें आए नए नए, तो इतने बड़े सिलेबस, जैसे इसका सिलेबस मैंने भी सुना है कि काफ़ी बड़ा होता है। मैं खुद सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो इसमें नए लोगों के लिए क्या चुनौतियाँ आती है जब कोई एक नया विद्यार्थी गांव से चल करके आता है, सिविल सर्विसेज को अपना लक्ष्य बनाता है, तो उसके लिए क्या चुनौतियाँ आती है और उसको कैसे इसको फेस करना चाहिए? मैं इसके लिए 2-3 बातें बताना चाहूँगा कि जब भी आप सिविल सेवा या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम आप तैयारी करना प्रारंभ ना करें। इससे पहले जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा की आप बखूबी सिलेबस देखें कि इसमें क्या क्या जी हमें पढ़ना है, जी, कैसे पढ़ना होगा। बिल्कुल। उन सब चीज़ों के बारे में अगर आपकी जानकारी मिल जाती है तो मैं समझता हूँ कि आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। तो कहने का मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में आप पता करें कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है, टीचिंग विकल्प कौन सा बेहतर हो सकता है, और फिर आप एक प्लानिंग के साथ इसमें आप अगर कदम रखेंगे तो आपको अपेक्षित सफलताएं मिलेंगी। जी जी, ऐसा इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े तो भी सफलता मिल सकती है। ऐसा हम आए दिन पेपर में भी देखते हैं कि कोई बच्चा घर पे रह के, गांव में रह के जी जी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो बच्चा सिविल सेवा के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाता है। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप कोचिंग के ही सहारा लें, लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं इंस्टीट्यूट जुड़ना चाहिए तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। और ये बहुत बड़ी बात बताई भैया ने कि जब हम अ, सुविधाओं से दूर रहते हैं, हमारे पास उतने टीचिंग के विकल्प मौजूद नहीं होते हैं, शिक्षा के विकल्प मौजूद नहीं होते हैं, तो आजकल जो टेक्नोलॉजी का हम लोग के पास पहुंच है, तो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप जहां पर भी हैं, आप गांव में अगर हैं, आप शहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप गांव में भी इस टेक्नोलॉजी की मदद से, इस तकनीक की मदद से आपको जो स्टडी मटेरियल है, जो वीडियोस हैं, पढ़ाई की वीडियोस हैं, तो ये बहुत अच्छी बात बताई भैया ने कि आप अगर गांव पर भी हैं, अगर आपके पास शिक्षा के विकल्प उतने मौजूद नहीं हैं, तो आज के तकनीकी की मदद से आप उस शिक्षा को अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पे उसको देख सकते हैं। जो बड़े बड़े शिक्षक, जो प्रसिद्ध शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन चीज़ों को आप बिल्कुल बहुत आसानी से अपने मोबाइल पर देख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। और आपके व्यक्तिगत जीवन में अब आप जब यहाँ पे आए, ये सिविल सर्विसेज में जब आपने कदम रखा, तो आप भी इन्हीं चुनौतियों से हो करके गुजरे होंगे, तो आपको कितना समय लगा इनसे उबरने में,
क्योंकि जब हम गांव से आते हैं तो खाना पीना और ये सब चीज़ें ले करके एक नया एक माहौल होता है। तो इनसे उबरने में और प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आए, सिलेबस वगैरह जब आपको पता चला, तो ये कुल मिलाकर के कितना समय आप को लगा इन सब चीज़ों में सेटल होने में, और उसके बाद आपने अपनी परीक्षा की तैयारी शुरुआत की? तकरीबन मेरा मानना है कि इसमें 1 साल के वक्त मुझे भी देना पड़ा था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे मैंने चीज़ों को नज़दीक से देखा, समझा, और समझने के बाद मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि मुझे सिविल सेवा ही करना है। और उसके लिए मेरा कई दोस्तों ने उस सिविल सेवा के क्षेत्र में साथ दिया। जैसे मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। मेरा एक बहुत अजीज मित्र हैं सचिन, जो कि एक सिविल सेवा में ही अभी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मेरे मित्र अमित, जो आप यहाँ पे मौजूद हैं, और घनश्याम भाई हुए हैं, प्रियरंजन जी हुए। ऐसे कुछ मित्र मिले जो एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की एक हिम्मत मिली है उन सबों के साथ। और उन सब का ही परिणाम है कि इतने सालों, इतने दिन के बाद भी मैं इस फील्ड में हूँ। और रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन कुछ वजहों से फाइनल नहीं हो पा रही है। लेकिन उसकी चिंता नहीं करना है, बस आप कर्म करिए। और कहा गया है कि कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए। अगर ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सफलता एक दिन जरूर आपको। चलिए, इस पर भी मैं आऊँगा बहुत जल्द, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि आप जब भी कोई लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं, किसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो अकेले हम बहुत दूर तक नहीं चल पाते। तो आपको एक अच्छे साथी की ज़रूरत होती है, दोस्तों की ज़रूरत होती है। और अगर आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं तो आपका वो सफ़र बहुत आसान हो जाता है। जैसे अभी हमारे भैया बता रहे थे कि इनको अपने जीवन में काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त मिले, जिन्होंने इनको सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में तैयारी में मदद की और एक सकारात्मक सोच के साथ इनको आगे बढ़ने में हमेशा प्रोत्साहन दिया। जी हाँ। जी बिल्कुल। क्योंकि जब सिविल सेवा के तैयारी मैंने करना प्रारंभ किया, तो उसी दौरान जब हम लोग क्लास जाया करते थे, तो उस दौरान मुझे किसी प्रचार के माध्यम से पता चला कि पटना में कोई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ नाम के संस्थान है जी। जो चलती है। और उसमें युवाओं को खास करके देखा जाए जी जी। तो एक मोटिवेशनल क्लास के रूप में लिया जाता है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि कभी इन सब चीज़ों पे तो भरोसा थी नहीं कि क्या है नहीं है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के बाद आने के बाद थोड़ा सा रहता है व्यक्ति का मन में शंका, जो कि मेरे भी मन में था। लेकिन मैंने वहाँ गया तो हर चीज़ों को एक साइंटिफिक ढंग से बताया गया, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इस सिस्टम से हमने भी जुड़ा, और इस सिस्टम के अंदर में जो भी अच्छे चीज़ें थे मैं उसे अपनाने की कोशिश किया। तो यहाँ पे एक और संदेश हमारे दर्शकों के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए है कि आप जब कभी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े तो आप एक सकारात्मक सोच के लोगों के साथ जुड़े रहें। आप एक ऐसे संगठन से जुड़े, जैसे भैया बता रहे थे कि ये युवा प्रकोष्ठ नामक एक संगठन में जाते थे, जो युवाओं का एक संगठन है, एक सकारात्मक लोगों का संगठन है। जब कभी ये हताश हुए, जब कभी ये निराश हुए, तो उस संगठन से इनको प्रेरणा मिली और अपने लक्ष्य की ओर ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके आप भी जहाँ पर भी हों, जिस भी लक्ष्य की आप तैयारी कर रहे हों, आप भी अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए और अच्छे लोगों के संगठन के साथ जुड़िए, ताकि आप जब कभी निराशा आए आपके जीवन में तो उस संगठन की मदद से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। एक और चीज़ जैसे आपने बताया भैया कि सफलता और असफलता, इसके बारे में मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दें कि भैया का कई बार पीटी हो चुका है। पीटी का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, वो भैया क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके बाद मेंस की परीक्षा आती है, जैसे भैया ने आपको बताया मेंस का पेपर भी कई बार भैया लिख चुके हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से इनका फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाया है। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ जितेंद्र भाई कि सफलता सिर्फ रिजल्ट पे निर्भर नहीं करती। वो रिजल्ट में अगर पास आ गया या फेल आ गया, ये सफलता नहीं है। सफलता इसमें है कि हम अपनी चीज़ों को, अपने लक्ष्य के प्रति जो हमारा मेहनत है वो सच्चे दिल से कर रहे हैं। अगर हम अपने लक्ष्य का मेहनत सच्चे दिल से अगर कर रहे हैं और जब कभी निराशा आए तो निराशा से लड़ करके आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन सफर में, तो ये सच्ची सफलता है। जी जी, मैं इस पे
एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जी अगर उस सफ़र को आप इंजॉय कर रहे हैं, उस जर्नी को इंजॉय जी कर जी रहे हैं, तो उससे बड़ा कुछ हो नहीं बहुत सकता बहुत है। बड़ी बात है और बहुत जी सच्ची बात है जी कि जी जी आप जिस सफर पर चल रहे हैं, आप जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उस सफर को आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि मंजिल पे पहुंचने के बाद वो क्षणिक होता है, उसके जी बाद जी फिर आप एक नए सफर पे जी निकलेंगे। रिजल्ट आना या ना आना, रिजल्ट आने के बाद उसमें पास फेल हो जाना, ये क्षणिक है। उसके बाद फिर आप एक नए परीक्षा की तैयारी करेंगे, लेकिन उसकी तैयारी में आप कितना आनंद ले रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि मेरा मानना है कि सफलता एक पड़ाव है। जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप जीवन से सफल नहीं हो गए, आप बिल्कुल एक बिल्कुल एक सफलता आपकी मिल गई और एक पड़ाव आप पार कर गए। बिल्कुल अब एक जिम्मेवारी से हटकर दूसरी जिम्मेवारी में आप जाने वाले हैं, जी। तो सफलता के उस स्तर से ना देखा जाए तो शायद बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि सफलता असफलता पास और फेल से नहीं होती है, ये आप लोग भी समझें। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी परीक्षा में, अगर आपने पूरी मेहनत की है, पूरी ईमानदारी से मेहनत की है और किसी कारणवश अगर आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप असफल नहीं हैं मित्र, आप सफल हैं। अगर आपने ईमानदारी से अपनी तैयारी की है तो आप उसमें सफल हैं। आपने उन चीज़ों से बहुत कुछ ऐसा सीख लिया है जो अन्य लोग नहीं सीख सकते हैं। तो आप अपने लक्ष्य पे डटे रहिए, पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए और कर्म का जो फल है वो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, वो ऊपर वाले आपको अपने अनुसार कर्म का फल देंगे। तो अगर आप अपनी ईमानदारी से आप अपनी मेहनत कर रहे हैं तो आप सफल व्यक्ति हैं, आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा भैया बताए कि वो जब गांव से चले थे तो इंजीनियर बनने के लिए आप चले थे, किसी कारणवश आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो भी परिस्थिति रही हो उस समय, तो भैया ने उससे ऊंचा लक्ष्य लिया, भैया ने सिविल सर्विसेज का लक्ष्य लिया और उसमें पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। भैया का पीटी पेपर, प्रीलिम्स पेपर क्लियर हुआ है कई बार, भैया मेंस लिखे हैं कई बार, उसका अनुभव है भैया को हमारे। और अभी भी पूरी ईमानदारी के साथ भैया अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस सफ़र को भैया इसका आनंद ले रहे हैं, भैया इस सफ़र को, इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, जो सफलता की असली मायने हैं। मैं एक बार बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग में जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन एक फाइनली जो आईआईटी के लिए रैंक होता है जी वो रैंक नहीं प्राप्त था, क्योंकि और भी कॉलेज मिल सकते थे, लेकिन फाइनली आईआईटी जो चाहिए था वो नहीं मिल सकता था। इस वजह से और भी कोई कारण, कुछ कारण थे, जी जी उन कारणों की वजह से मैंने वहाँ पे नहीं जा पाया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब जिस सफ़र में हूँ उस सफ़र को मैं इंजॉय कर रहा हूँ और अभी वर्तमान और ये इच्छा शक्ति, ये सकारात्मक सोच ही आपकी सफलता का कारण है, हम सभी की सफलता का कारण है। क्योंकि अक्सर मैं इस बात पे बार बार इसलिए जोर डाल रहा हूँ क्योंकि अक्सर कई बार होता है हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अगर इंजीनियरिंग की तैयारी करता था और रिज़ल्ट किसी कारण से नहीं होता तो मैं बहुत निराश हो जाता था। मुझे लगता था यार इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नकारा, सबसे ज़्यादा निकम्मा मैं ही हूँ। लेकिन ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट्स लिमिटेड हैं। मैंने अपनी ईमानदारी पूर्वक अपनी मेहनत की, लेकिन किसी कारणवश मेरा नहीं हो पाया, तो मेरा वो मेहनत बेकार नहीं गया, मैं वहाँ असफल नहीं हूँ। अगर मैंने ईमानदारी से मेहनत की है तो मैं वहाँ पर सफल हूँ। और इससे निराश होने का कोई बात नहीं है, निराश होने की कोई वजह नहीं है। आप फिर से एक ऊंचे लक्ष्य के लिए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप उस सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप उस सफ़र का आनंद ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऑन पेपर वाली जो सफलता हम लोग मानते हैं, रिजल्ट पास वाला जो सफलता मानते हैं, वो भी आपके कदम चुमेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि मेरा इंजीनियरिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट में हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन आपकी मजबूत इरादे के साथ किसी लक्ष्य पे लगा हुआ है, तो आप इतना मान के चलिए कि सफलता आपकी सुनिश्चित ही है कि आप सफल होकर ही रहेंगे। और जैसे कई बार जब हम लोग तैयारी करते हैं परीक्षाओं की, तो जैसे बोले कि हम लोग मानते तो हम लोग ये सफ़र का आनंद तो लेते, लेकिन फिर भी जो रिज़ल्ट हमारा पास और फेल वाला जो रिज़ल्ट होता है, वो 1-2 दिन तक तो वो मैटर करता है। तो वो जो तनाव होता है हमारा,
तो उस तनाव के जब हमारा रिजल्ट नहीं आता है, किसी कारण से मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, कट ऑफ क्रॉस नहीं होता, तो वो जो 1-2 दिन का तनाव होता जी, है जी, या जी। फिर और भी तनाव के जो क्षण होते हैं, जी, जी। उससे आप कैसे पार पाते हैं? देखिए, मैं इसमें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। मेरा दिनचर्या के रूप में अगर मैं बताऊँ अपना दिनचर्या के रूप में, तो मेडिटेशन मुझे करना काफ़ी पसंद है। मैं मेडिटेशन करता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। और मेडिटेशन करने से क्या होता है कि जो मेरे ऊपर प्रेशर है, चाहे जो बाहरी जो डाइवर्जन है, उससे काफ़ी मुझे राहत मिलती है। और मैं अपने ऊपर काम करता हूँ और मुझे लगता है कि कौन सा पेपर मेरा कोलैप्स कर गया है और उस पेपर को कैसे ठीक किया जाए, मैं उस पे काम करता हूँ। ना कि मैं दुनिया पे, बाहरी दुनिया पे कि वो क्या चल रहा है, नहीं। मुझे बस फोकस रहता है कि इस बार मेरा इस पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो मैं उस पेपर को सही करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, यहाँ पर भैया ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब कभी असफलता आती है, रिजल्ट हमारा फेल आता है, रिजल्ट पास नहीं हो पाता किसी कारण से, तो दुनिया भर का तनाव लेने की बजाय, जैसे भैया ने बताया, भैया बैठते हैं अपने साथ, ध्यान करते हैं, अध्यात्म को अपने जीवन में उतारते हैं और अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं कि कहाँ पर मेरी कमी रह गई, उसको ढूंढ करके उसको सुधारते हैं और फिर अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते हैं। और ये आपका डेली का रूटीन है ध्यान? जी, 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 जी। जी, काफ़ी समय से मैं कर रहा हूँ और उसका मुझे व्यक्तिगत लाभ बहुत मिला है, क्योंकि कईयों में मेरा रिज़ल्ट हुआ, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट नहीं हुआ। उससे चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन मैं बहुत कुछ सीखा। जी, और जी। इतने सालों में जो मैं सीखा हूँ, और मैं पर्सनली इस चीज़ का अनुभव करता हूँ। और मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि ध्यान एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से आप अपने आप को निरीक्षण कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि व्यक्ति को अपने असफलताओं को किसी दूसरे पर टाल देना होता है जी। कि इन कारणों से मैं असफल हो गया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे पर टाल दीजिएगा तो आप अगले एग्ज़ाम में आप सफल हो जाइएगा, नहीं। वैसा नहीं हो सकता है। जी। अगर सफल आपको होना है तो खुद पे काम करना होगा कि मेरा पेपर कहाँ पे कोलैप्स किया जी, है, बिल्कुल। चाहे मैं कहाँ पे वीकनेस पॉइंट मेरा है। अगर वहाँ पे आप सही ठीक करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। क्योंकि ऐसे भी कहा गया है कि अगर आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, जी। तो ऐसे भी खिलाड़ी में अगर नाम लेते हैं तो उसमें सचिन तेंदुलकर की नाम ली जाती है। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में लोग कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर की खेलने की ऐसी शैली थी कि अगर वो आउट ऑफ फॉर्म भी चलते रहें, लेकिन वो मैदान में टिके रहें, तो विरोधी टीम के खेमा में हमेशा ये डर बना रहता था कि कब ये शतक बना देंगे, कोई पता नहीं है। तो इस तरह से आप पढ़िए कि आपके अंदर वो जुनून जज्बा हो कि जो भी आपके प्रति नकारात्मक हैं, चाहे जो इस तरह की बातें बोलते हैं, उनको हमेशा ये बात है कि रहे कि नहीं, कब ये सफल हो जाएगा, जी। कब बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएगा, इसका तो कोई पता नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि मैदान में टिके रहना, जी, 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 डटे बिल्कुल, रहना, बिल्कुल। अपने मैदान में, अपने स्टडी टेबल पर डटे रहना, ये जी। बहुत बड़ी बात है। उन सारे अवसाद से, उन सारे तनावों को पीछे छोड़ते हुए, अपने मन को एकाग्र करते हुए, अपने मैदान पर, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने स्टडी टेबल पर टिके रहना, ये बहुत बड़ी बात है। जी। हमारे युवा भाई के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है आपकी बातें। और इन सब के लिए जो आपको करना है वो ये करना है कि ध्यान में आप बैठें, आप अपने लिए समय निकालें आधे घंटे का और ध्यान से अपने मन को एकाग्र करें, जिससे जो आपके दिनचर्या के तनाव हैं, जो डेली रूटीन के तनाव हैं, उस पर विजय पाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मैं एक बात ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि सब लोगों की अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ हैं या सबकी अपनी अपनी रूटीन होती हैं। तो कुछ लोगों को ध्यान करने में बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो ध्यान करें, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आधे घंटा अपने आप से बात कीजिए। जी। आप वो खाली एक टाइम तरीके में। से ध्यान ही हाँ, है, एक तरीके से हम उसको कि ध्यान आप कह अपने सकते आप हैं। से बात कीजिए कि जी। हाँ, मैं पटना में हूँ किस लिए, मैं दिल्ली में किस लिए हूँ, मैं इलाहाबाद में किस लिए हूँ। क्योंकि जब आप अपने आप से सवाल करिएगा तो वो उत्तर स्वयं मिल जाएगा कि मेरी जी, जी। अकाउंटेबिलिटी क्या है। और कोई दूसरा व्यक्ति आपके प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करेगा। आप स्वयं तय करिएगा कि मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। और जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि भैया के मेज पर सिलेबस की तो कुछ पुस्तकें हैं, नोट्स भी हैं,
इसके साथ साथ आपने कुछ और भी पुस्तकें यहाँ रख रखी हैं जो जीवन निर्माण से संबंधित, तो इसको भी आप पढ़ते हैं क्या? जी जी जी, जैसे स्वाध्याय के रूप में है कि आप अच्छे व्यक्ति का स्वाध्याय के रूप में पढ़ें। जैसे स्वामी विवेकानंद का मैं काफ़ी दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ और मैं उनसे प्रेरित भी हूँ। और ऐसे भी डॉक्टर कलाम का ले लें जी, पुस्तक, जी। एम विश्वेश्वरैया का आप ले लें, चाहे जो भी हमारे देश में बड़े बड़े लोग हुए हैं, चाहे विदेश में भी जो लोग हैं, जी। जिनके पुस्तकें काफ़ी हमें प्रेरणा देती है, उनके पुस्तकों का स्वाध्याय पढ़ना चाहिए हम लोगों को। और ये भी बहुत अच्छी बात बताई भैया ने, और मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है, जितने भी अ, सफल लोगों से, जितने भी बड़े लोगों से, महान लोगों से मैं मिला हूँ, उनसे बात करने का मौका मिला है, तो सब में एक चीज़ जो मैं बहुत हद तक सामान्य देखता हूँ, ये कि पहला चीज़ वो आधे घंटे का समय अपने लिए निकालते हैं, जिसको भैया ध्यान कह रहे थे अभी, और दूसरा वो हमेशा अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं, अच्छी पुस्तकें अपने पास रखते हैं, जिसको हर दिन वो पढ़ते हैं। जी जी। और ये विचारों की शक्ति जब आप में आ जाएगी तो आप लगातार आगे बढ़ते हुए चले जी जाएंगे। जी। और जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे कई सारे नोट्स, कई सारे पुस्तकें हैं, और दीवार पे कई सारे मुझे मानचित्र दिख रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये क्या सिलेबस का पार्ट है क्या? जी जी जी, जैसे कि मानचित्र होता है, एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा नॉलेज है जो कि आप उसको देखकर हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मानचित्र में कई ऐसी चीज़ें जो होती है जो आपको बुक में नहीं होती है, उसके माध्यम से आप हासिल कर सकते हैं। तो उसी का एक तैयारी का कड़ी इसे मानकर चला जाए। तो एक तरीके से जब आप किसी एस्पिरेंट के कमरे में आएंगे, तो उस एस्पिरेंट के कमरे का हर एक दीवार, हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा रही होगी। जी, सही कह रहा हूँ? जी जी। और ऐसे भी कहा गया है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो भी मिला है यह भी सही वह भी सही। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो संघर्ष पथ में जो भी मिला है सबको स्वीकार करते हुए लगातार हमारे भैया आगे जी। बढ़ रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा, चूँकि हम लोग बिहार से संबंध रखते हैं, और बिहार ही नहीं, ये पूरे भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, दहेज की समस्या। तो आप अभी एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कल आपका रिजल्ट हो रहा है, या फिर आप सामान्य रूप से भी, जी जी। मैं भी अपनी बात बताता हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, पेशे से मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, एक इंजीनियर हूँ, और मैं खुल करके कहता हूँ कि मैं दहेज मुक्त भारत का समर्थक हूँ। अगर मैं कभी भी शादी करता हूँ तो दहेज, 1 रुपए का भी दहेज मैं वहाँ पे नहीं लेने जा रहा हूँ। तो आपका इस पे क्या राय है? आप क्या शादी करने पर क्या आपका दहेज के बारे में क्या देखिए, है? मैं आपको इस पे मैं बता दूं खुलकर कि अगर बीपीएससी में सिलेक्शन होता है, बिहार के अंदर में किसी भी सर्विस में सिलेक्शन होता जी। है, तो बिहार सरकार की इनिशिएटिव है कि बिहार सरकार फॉर्म भरवाती है कि आपको दहेज नहीं लेना है, न दहेज देना है। जी। तो उसका एक मतलब एक कानून का हिस्सा है, आपको साइन करना ही है वहाँ पे। जी, जी। और अब जब कानून में बन जाते हैं तो फिर बात ही नहीं होता है कि दहेज लेने और देने की बात। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और व्यक्तिगत रूप से आप इस पे क्या सोचते हैं? व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना ये है कि इन सब चीज़ों को बढ़ावा ना दिया जाए। अगर आप ले रहे हैं या जी। दे रहे हैं तो दोनों के दोनों ही जुर्म है, लेकिन अगर स्वेच्छा से कुछ चीज़ें आपको मिल जा रही है तो इसमें कोई बुरा भी नहीं है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशील विषय है कि एक दहेज सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहता है, इससे एक लड़की की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो जो कोई भी युवा साथी हमारे सुन रहे हों, आपसे हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है, हमारा प्रार्थना है कि इस कुरीति के खिलाफ आप खुल करके सामने आइए, इसका विरोध करिए। आपके घर में आपकी बहनें हैं, आपके घर में आपकी बेटियां हैं, तो उनके इज्जत के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए, उनके गौरव के लिए इस कुरीति को आप सिरे से नकारिए, इसका विरोध करिए। और अगर आप एक लड़के हैं तो दहेज मुक्त बिहार को, दहेज मुक्त भारत के सपने को साकार करने में हम सभी का मदद करें, हम सभी का सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें। और जी, क्योंकि देखिए एक समाज पे इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि दहेज के कारण कई बार होती है कि शादियां जो होती हैं वो उम्र से पहले ही लोगों की कर दी जाती हैं। उम्र से पहले कई बार शादियां नहीं हो पाती हैं, कई बार हम लोग
समाज में समस्याएं हैं, लेकिन उसके लिए सरकार अनेक तरह की कदमें उठा रही है, जो कि इस तरह की वारदात सामने आती है तो सरकार इस पे एक्शन भी बहुत ज़्यादा लेती कई है। बार हमने देखा है कि जो पिता अपनी बेटी को इतने इतने मान से अपने घर में रखता है, दहेज के कारण जब वो ससुराल में जाती है तो दहेज के कारण जो पिता अपनी फूल सी बच्ची को भेजता है और ससुराल से उसका सब आता है, एक लाश के रूप में उसको भेजा जाता है, ये सिर्फ दहेज के कारण। जी, आए दिनों इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। कुछ बिहार में या देश के विभिन्न कोनों से पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से ऐसी घटना सुनने को मिलती है, जो कि एक भारत जैसे देशों में या बिहार जैसे राज्यों में या किसी भी भारत के राज्यों में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ हम सब मिलकर आवाज़ उठाते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और शुरुआत हमें अपने से करनी होगी, क्योंकि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। तो बहुत अच्छा लगा जितेंद्र जी आपसे बात कर करके, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरे साथ साथ मैंने आपसे बहुत कुछ आज सीखा है। जितना आप संघर्ष यहाँ पे कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका आने वाला भविष्य काफ़ी उज्जवल है, और हमारे युवा साथी भी मेरे जैसे आपसे सीख रहे होंगे। आप कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन समय की पाबंदी है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी से फिर मिलेंगे और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे अगले पड़ाव पर। आज के लिए जी, प्रणाम। इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत